गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे पुस्तक सामाजिक विज्ञान के लेसन 9 का थर्ड भाग पढ़ेंगे। इसके पिछले 2 भागों में हमने अब तक मूलभूत अधिकार, मूलभूत कर्तव्य तथा राजनीतिक के मार्गदर्शक सिद्धांत लेसन में से मानव अधिकार एवं मूलभूत अधिकारों के बारे में जाना। हमारे जितने भी मूलभूत अधिकार हमारे को सरकार के संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं एवं हमारे मूलभूत कर्तव्यों के बारे में जाना कि अधिकारों के साथ में हमारे कौन कौन से ऐसे कर्तव्य हैं। अगर जब भी हम कभी हमारे अधिकार लेने की बात करते हैं तो पहले हमारे को हमारे कर्तव्य को भी निभाना होता है। एवं इस तरह से ये मूलभूत अधिकार और मूलभूत कर्तव्य हमने जाना कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों साथ साथ में चलते हैं। इस बात के अंदर हम हमारे देश की जो राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों के बारे में जानेंगे, जिनमें आर्थिक नीतियों के संदर्भ में सिद्धांत, सामाजिक नीतियों से संबंधित सिद्धांत, राजकीय तथा विदेश नीति संबंधित सिद्धांत, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक नीति संबंधित सिद्धांत एवं स्वास्थ्य विषयक नीति से संबंधित सिद्धांत। ये सारे ही सिद्धांत एक राज्य की प्रकार के ऊपर निर्भर करते हैं कि राज्य में किस तरह की सरकार है। उसी के आधार पर वह अपने देश की नीतियों के सिद्धांत बनाती है। अगर कोई तानाशाही सरकार है तो उसे तो किसी के सुनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे देश के अंदर जैसे कि अगर हम देखते हैं लोकतांत्रिक सरकार है। लोकतांत्रिक सरकार का मतलब क्या होता है कि जो लोग की भलाई करें, लोक कल्याणकारी कार्य करें। तो अगर सरकार हमारी लोक कल्याणकारी सरकार है, अगर हमारे यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो वह अपने यहाँ पे इसी तरह की नीति निर्देशक सिद्धांतों को बनाती है, जिसके के तहत हमारे संविधान में दिए गए हैं, जो कि सरकार को इस चीज़ के लिए इंडिकेट करते हैं, इशारा करते हैं कि हमें जो भी हम नीतियाँ बनाएं, जो भी हम कानून बनाएं, उससे जनता की भलाई हो। चलिए इसे हम आगे विस्तार से देखते हैं। और आप सभी से फिर से कहना चाहूँगा कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या इम्पोर्टेंट लाइंस आपको टिक करवाई जाती है उसे आप लिखें एवं अपना ध्यान दें। राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत। राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों का समावेश संविधान के 4थे भाग में किया गया है। हमने पढ़ा था कि हमारे संविधान के 18 भाग किए गए थे, ठीक है। तो इन मार्गदर्शक सिद्धांतों का उद्देश्य वर्तमान तथा भविष्य में केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा अलग अलग नीति विषयक क्षेत्रों में किन किन नीतियों का निर्माण करना है, इस संदर्भ में मार्गदर्शन देना है। यह नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे सरकार को एक गाइड प्रदान करते हैं कि हमें किस तरह से आगे जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उन्हें बनाना है। ये सिद्धांत मार्गदर्शक सिद्धांत होने के कारण इन सिद्धांतों के अमल में लाने के लिए राज्य सरकारें बाध्य नहीं हैं। आपका दोस्त है, आपको सजेस्ट कर सकता है, लेकिन क्या आप उसकी बात माने, ये आपके लिए कंपल्सरी है? नहीं है। इसी तरह से ये जो राजनीतिक जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये हमारे देश के अंदर संविधान में सिर्फ सरकार को गाइडलाइन दिए जाने के लिए हैं। बाकी अगर कोई सरकार इन्हें माने या ना माने, हम उसको प्रतिबंधित भी नहीं कर सकते, हम कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं। ये हमारे मूलभूत अधिकारों की तरह नहीं है कि अगर सरकार हमें मूलभूत अधिकार नहीं देती है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। ये राज्य की खुद की समझ के ऊपर और विवेक के ऊपर आधारित होते हैं। अगर सरकार, क्योंकि हमारा देश एक लोक कल्याणकारी है और लोकतंत्रात्मक सरकार यहाँ पे पाई जाती है, जो उसका काम होता है कि सरकार की भलाई, ज़्यादा से ज़्यादा जनता की भलाई करना। लेकिन कब करेगी? सरकार के पास में बजट तो होना चाहिए। अगर सरकार के पास बजट नहीं है, आपके एरियाज़ के अंदर अगर 2 गांव हैं, दोनों गांव अगर पक्की सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं, किसी गांव के अंदर स्कूल की व्यवस्था नहीं है, सरकार को पता है कि यहाँ पे छोटे बच्चे हैं और यहाँ पे एक स्कूल होना चाहिए, लेकिन वह स्कूल ओपन करेगी कब? उसके पास में एरिया होना चाहिए, उसके पास में यानी कि बजट होना चाहिए, तभी तो वह एक नया स्कूल खोल पाएगी। आप सरकार को बाध्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वैसे नियमों के अनुसार अगर उसने दूसरे गांव के अंदर स्कूल खोल के रखा है, आपके एरिया से 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर अगर नया स्कूल खुला हुआ है,
तो आप उसे बाध्य नहीं कर सकते कि हमारे गांव के अंदर भी स्कूल होना चाहिए। अगर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें अगर एक डॉक्टर हैं या अगर एक नर्सिंग स्टाफ्स हैं, आप अगर सरकार की अगर कोई वैकेंसी आती है तो वह वहाँ पे अगर डॉक्टर्स भी अगर आएंगे तो आ जाएंगे, नहीं तो वैसे सरकार ने वहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो खोल के रखा है ना। अब जब सरकार के पास में अगर वैसे सुविधा होगी, वो आपके यहाँ पे डॉक्टर्स की भी जो उस हॉस्पिटल के अंदर और भी सुविधाएं बढ़ा देंगे, तो आप उसके लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं कुल मिला करके। तो हम आगे देखते हैं कि ये सिद्धांत मार्गदर्शक सिद्धांत होने के कारण इन सिद्धांतों के अमल के लिए राज्य सरकारें बाध्य नहीं हैं, परंतु नीतियों के निर्माण में इन सिद्धांतों को केंद्र में रखकर नीतियों का निर्माण करना तथा उनका अमल करवाना राज्य का नैतिक कर्तव्य है। लेकिन जब भी अगर कभी कोई वैकेंसी निकलती है, वैकेंसी को निकालना है, कोई नीति बनाना है, तो राज्य सरकार को या सरकार को इस चीज़ को अमल में रखना होगा, ध्यान में रखना होगा कि हाँ वहाँ पे एक पोस्ट खाली है तो वहाँ के लिए एक पद चाहिए। ये सरकार का नैतिक कर्तव्य है। आप सड़क पार कर रहे हैं, आप सड़क पे जा रहे हैं, आपको अगर रास्ते में आपके पास में टाइम है, आप खेलने के लिए जा रहे हैं, आपके पास में टाइम है 2 मिनट का, और अगर आपको कोई रास्ते में अगर कोई अंधा पुरुष दिखाई देता है जिसने कि हाथ में लकड़ी लेकर के रखी है, आपका क्या नैतिक कर्तव्य बनता है? आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप उसे सड़क पार करवा दें, क्योंकि आपके पास में टाइम है, आपको कहीं पे जाना भी नहीं है। लेकिन आपने अगर नहीं करवाएंगे उसे सड़क पार, तो क्या कोई आपको पनिशमेंट करेगा? नहीं करेगा ना। इसी तरह से अगर राज्य सरकारें उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को पूरा नहीं कर पाती है तो आप उन्हें बाध्य नहीं कर सकते हैं या कोई कोर्ट उन्हें बाध्य नहीं कर सकती है, क्योंकि जैसे उस अंधे व्यक्ति को सड़क पार करवाना आपका नैतिक कर्तव्य था। आपने अपनी नैतिकता बताई, अच्छी बात है, नहीं बताई वो आपके ऊपर डिपेंड है। इसी तरह से सरकार भी अगर अपने उन नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर वहाँ पे कार्य करती है तो वह उसकी पब्लिसिटी होगी कि हाँ ये इस सरकार ने ये काम की है। लेकिन अगर नहीं करती है, उसके पास में बजट नहीं है, तो आप उसे बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इन सिद्धांतों का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य एक ऐसी समाज रचना करना जिसमें सभी नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय प्राप्त हो सके। इन सिद्धांतों का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य ही यह है, उद्देश्य यह है कि हम एक ऐसी समाज की रचना कर सकें जिसमें सभी नागरिकों को, उस राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पे समान न्याय प्राप्त हो। राज्य के द्वारा निश्चित किए गए उद्देश्यों तथा ध्येयों को पूर्ण करने के लिए नीति निर्माण में आवश्यक दिशा निर्देश देना है कि आपके राज्य का क्या लक्ष्य है, क्या टारगेट पूरा करना चाहते हैं आप, तो उस टारगेट को पूरा करने के लिए जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं। न्यायपालिका द्वारा इन सिद्धांतों को अमल करवाने का प्रावधान का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इन मूलभूत सिद्धांतों से हमें कोई कानूनी अधिकार नहीं प्राप्त होता और न ही कोई कानूनी मदद प्राप्त होती है। जैसा कि अभी हमने बात की थी कि हम जैसे ये हमारे मूलभूत अधिकार या बेसिक अधिकार नहीं है कि जो आपको मिलने ही चाहिए। ये एक आपके अधिकार हैं कि सपोज़ आपके गांव के अंदर स्कूल होना चाहिए, लेकिन अगर वहाँ पे सरकार के पास में बजट नहीं है तो वह नहीं कर सकती है। इसके लिए आप कोर्ट में जाएंगे तो वो कोर्ट में भी आपकी नहीं सुनी जाएगी। कितने ही अधिकारों का समावेश संविधान में मूलभूत अधिकारों के रूप में किया गया है जो तुरंत दिए जा सके ऐसे थे, परंतु दूसरे बहुत से अधिकारों का समावेश राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों में किया गया है। जैसे जैसे राज्य व्यवस्था मजबूत और समृद्ध बनती जाए वैसे वैसे भविष्य में इन अधिकारों को दिए जाने का विचार संविधान सभा का था कि पहले जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तब हमारे देश की जो शासन व्यवस्था भी, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था काफ़ी पिछड़ी हुई थी। हमने यही सोचा था कि जैसे जैसे हमारा देश समृद्ध बनता जाएगा हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देते जाएंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इन अधिकारों के संदर्भ में इनका महत्व बताते हुए कहा है कि देश के शासन में ये अधिकार आधारभूत सिद्धांत हैं। अगर कोई सरकार सत्ता में आकर के इन सारे अधिकारों को अगर लोगों को देती है तो वह काफ़ी महत्वपूर्ण और लोगों के अंदर लोकप्रिय सरकार बनती है। तो सत्ता के लिए यह जो अधिकार हैं
वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और आधारभूत सिद्धांत है। हमारे संविधान में राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करने का प्रयास किया गया है। लोकतंत्रात्मक राजनीति यानी कि राजनीति में भी सभी को समानता का अधिकार प्राप्त हो, परंतु सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा है। अच्छा, आपको कह दिया गया कि आपको वैसे यानी कि आप सारे जने कानून की नज़रों में इक्वल है, एवरी पर्सन इज इक्वल बिटवीन द और इन फ्रंट ऑफ लॉ, कि हर कोई व्यक्ति कानून की नज़रों के सामने समान है। लेकिन आप आर्थिक रूप से आपके साथ में भेदभाव होता है तो आप कहाँ पे इक्वल रहे। इसीलिए ये जो सिद्धांत हैं यह एक पर्सन्स को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों ही तरीक़ों से समाज में एक इक्वल स्टेटस देते हैं। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों को विविध विभागों में विभाजित कर जानकारी प्राप्त करेंगे कि हम इन्हें कौन कौन से विभागों में, किन किन भागों में बांट सकते हैं। तो पहला है आर्थिक नीतियों के संदर्भ में सिद्धांत। आर्थिक नीतियों के निर्माण में अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांतों का समावेश किया गया है जो निम्न अनुसार है। पहला, सभी नागरिकों के महत्तम कल्याण का उद्देश्य पूर्ण हो, ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो नागरिकों का। इस प्रकार से समाज के भौतिक संसाधनों की मालिकी तथा नियंत्रण का विभाजन करना, कि संसार के ऊपर जितने भी भौतिक संसाधन हैं उनके ऊपर किसी राज्य का नियंत्रण हो। स्कूल से वैसे सभी गाँव के अंदर अभी होता ही है, सभी शहरों के अंदर होता ही है, गवर्नमेंट स्कूल से। इसी तरह से बैंक हैं, पब्लिक गार्डन्स हैं। आप अगर किसी पर्सन ने, उसके पास में 2 हेक्टेयर्स की ज़मीन है, उसने अपने यहाँ पे गार्डन बना के रखा है तो वो आपको अपने गार्डन में थोड़ी आने देगा। लेकिन अगर सरकार का अगर कोई पब्लिक गार्डन्स है, आप वहाँ पे चाहे तो कमा भी सकते हैं। अगर आपके वैसे कई सारे जनों को देखा होगा कि यहाँ पे आपके महसाना के अंदर कोई गार्डन है तो वो बाहर कोई सर्विस भी करता है, बाहर कोई अपना खुद का, यानी कि आर्थिक नीतियों के संदर्भ में सिद्धांत के तहत तो उन्हें हर तरह की सुविधा भी मिलती है। संपत्ति तथा उत्पादन के साधनों का किसी एक समूह या वर्ग में केंद्रीकरण ना हो। हमारे देश के अंदर जो, क्योंकि लोक कल्याणकारी देश है हमारा, इसलिए जो एसेट हैं, जो संपत्ति हैं, वह किसी एक व्यक्ति या वर्ग के हाथ में केंद्रीकृत न हो। राज्य द्वारा एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना कि राज्य के अंदर ऐसी अर्थव्यवस्था हो कि उसमें हर एक भाग को कुछ न कुछ सुविधाएं मिलती रहें। पुरुषों तथा स्त्रियों को समान काम करने के लिए समान वेतन प्राप्त हो। राज्य ऐसा प्रयास करेंगे। ऐसा हमारे देश में पहले के समय में हमारे देश में क्या होता था कि महिलाएं तो घरों के काम के लिए ही बनी होती है, महिलाएं काम करके क्या करेगी। लेकिन जब उन्होंने अनेक क्षेत्रों के अंदर, जैसे भौतिक क्षेत्र के अंदर, खगोल क्षेत्र के अंदर अपनी योग्यता बताई, मेडिकल साइंस के अंदर अपनी योग्यता बताई, तो महिलाओं ने इस चीज़ की डिमांड की कि जब हम भी पुरुषों के इक्वल में काम करेंगे तो हमें भी समान वेतन मिलना चाहिए। कार्यस्थल पर सभी कर्मचारियों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे, ऐसी मानवीय परिस्थिति का निर्माण करना। आपका विद्यालय क्या है, आपका कार्यस्थल है जहाँ की आप शिक्षा प्राप्त करते हैं, वहाँ पे आपका स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इसलिए जब भी आप स्कूल में आते हैं आपको डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहा जाता है, आपको मास्क पहनने के लिए कहा जाता है। ऐसी सुविधाएं क्यों की जाती है। और सरकार अभी आपको स्कूल्स बंद करके आपको ऑनलाइन एजुकेशन करवा रही है। क्यों करवा रही है? क्योंकि आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे। स्त्री पुरुषों तथा कम आयु वाले बालकों का आर्थिक मजबूरी के कारण स्वास्थ्य बिगड़े, ऐसे काम धंधे या बिन आरोग्यप्रद स्थलों पर तथा जोखिमपूर्ण कार्य न करना पड़े। कि जो छोटे बच्चे हैं, जो कि उन्हें किसी भी स्त्री पुरुष को इस तरह के कार्य न करना पड़े कि आर्थिक मजबूरी के कारण, आपने भी कहीं आपके आस पड़ोस में देखे होंगे कि किसी की आर्थिक मजबूरी होती है कि वह छोटे बच्चों को ही काम पर लगा देते हैं। तो इस तरह की ज़रूरत ना पड़े, और अगर कोई करता भी है तो इसके लिए 14 साल तक की उम्र तक तो उससे शिक्षा ही प्राप्त करनी है। इसके बाद में अगर कोई करता है तो उसे जोखिमपूर्ण काम ना करना पड़े। औद्योगिक इकाइयों में संचालन प्रक्रिया में कर्मचारियों की भागीदारी के लिए राज्य प्रयास करेगा कि जितनी भी औद्योगिक इकाइयां हैं उनमें कर्मचारियों की भागीदारी क्या रहेगी, उसके लिए राज्य प्रयास करेगा। आर्थिक समस्याओं के कारण किसी बालक का शोषण न हो, वह स्वस्थ तथा स्वतंत्र रूप से गौरवपूर्ण स्थिति में स्वस्थ विकास कर सकें। किसी भी बालक का शोषण ना हो, उसके साथ में
अगर उससे काम करवा करके ना, अगर एक बालक है, अच्छा वैसे कहा जाता है कि जब यानी कि पगार समान दी जा रही है कि एक एडल्ट व्यक्ति को भी 200 रुपये दिए जा रहे हैं और या 300 रुपये जो भी उनका वेजेज होता है वो दिया जा रहा है जो भी मजदूरी करने में, और अगर एक छोटे बच्चे से भी उतना ही काम करवाया जा रहा है, वो अगर टेंडर करने वाला कहता है कि उसे तो हम पगार पूरी देते हैं, लेकिन उसका शोषण नहीं करना चाहिए। आपको पता है कि उस बच्चे की कैपेसिटी जितनी है वह मजबूरी में काम कर रहा है, तो जितना उससे हो सके उतना ही उससे काम किया जाए, क्योंकि वह स्वस्थ तथा स्वतंत्र रूप से गौरवपूर्ण स्थिति में स्वास्थ्य विकास कर सके। इसके लिए आवश्यक अवसर तथा सुविधाएं उत्पन्न करने के लिए राज्य आवश्यक कदम उठाएंगे। स्त्रियों की प्रसूति के समय आवश्यक अवकाश तथा सुविधाएं पूरी की जाए। आज भी सरकारी वैसे जितने भी कर्मचारी होते हैं उनके अंदर महिलाओं को प्रसूति अवकाश दिया जाता है, या प्रसूति अवकाश के अंदर वह अपने शरीर को आराम दे करके अपने आगे आने वाली जनरेशन को एक स्वस्थ रूप से जन्म दे सकती है। कर्मचारी राज्य बीमा कानून, बोनस धारा, प्रसूति अवकाश धारा, ग्रेजुटी धारा आदि कानून मानवीय आधार पर प्राप्त होते हैं। इन सारे कानूनों को अगर हमारे को जो अधिकार प्राप्त हुए हैं, ये सारे जो कानून बनाए गए हैं ये सरकार ने मानवता के लिए बनाए हैं। आप इनके लिए कानून यानी कि कोर्ट में जाकर के आपकी डिमांड नहीं कर सकते हैं। कृषि तथा पशुपालन का आधुनिक और वैज्ञानिक स्तर पर विकास हो। पहले भी हमारे यहाँ पे कृषि होती थी, हम पौराणिक औजारों से कृषि करते थे, लेकिन आज ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें डेवलप हो रही है। इन मशीनों को डेवलप करने के लिए कौन प्रयास कर रहा है? राज्य सरकार प्रयास कर रही है। तो राज्य ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास करे कि गायों, बछड़ों या अन्य दुधारू प्राणियों, बारवात प्राणियों जैसे कि बैलों, घोड़ों, गधों आदि के कत्ल को रोकने का प्रयास करें, क्योंकि ये हमारे जो लाइव स्टॉक कहलाते हैं, ये हमारे पशुपालन कहलाते हैं और पशुधन कहलाते हैं। राज्य में सबको समान अवसर प्राप्त हो। आर्थिक तथा असमर्थता के आधार पर किसी भी ज़रूरतमंद नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसर का इनकार नहीं किया जाए तथा उससे मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त हो सके। राज्य ऐसी व्यवस्था करें तथा इस प्रकार के कानूनों का निर्माण करें कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है, अगर उसका किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया और अगर उसे कानूनी सलाह चाहिए, वह किसी प्राइवेट लॉयर के पास में जाएगा, प्राइवेट वकील के पास में जाएगा, उसकी 500 रुपये फ़ीस है। अगर वह नहीं दे सकता है फ़ीस, गरीब हैं, तो वह क्या केस भी नहीं लड़ सकता है, वह अपना मुकदमा दायर नहीं करवा सकता है। सरकार को इस तरह का वैसे आयोजन करना पड़ेगा कि हर एक गांव के अंदर 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में मुफ्त शिविर आयोजित करवाए, जिनके के द्वारा उन्हें कानूनी सलाह भी दी जा सके। दूसरा, सामाजिक नीतियों से संबंधित सिद्धांत। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, वंचित समूहों जैसे समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों के विकास के लिए राज्यों को सावधानीपूर्वक विशेष प्रयास करने होंगे। अच्छा, सामाजिक नीतियाँ मतलब हमारे समाज के अंदर कई सारे ऐसे वर्ग हैं जिन्हें कि हम पिछड़े वर्ग के रूप में जानते हैं, तो उन्हें हमारी समाज के मुख्य जो वर्ग हैं, समाज का जो मुख्य वर्ग है, उसके साथ में इक्वल लाने के लिए सामाजिक अन्याय तथा शोषण को रोक करके उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। भारत में निवास करने वाले सभी नागरिकों के लिए समान दीवानी कानून से यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, यानी कि हर कोई व्यक्ति कानून के सामने समान है, चाहे कोई बड़े से बड़ा मिनिस्टर हो या अगर एक गांव में खेती का काम करने वाला मजदूर हो, इन सभी के लिए समान कानून होंगे। तो विवाह, तलाक, भरण पोषण, दत्तक कानून, वसीयत आदि में एक समान दीवानी कानूनों का निर्माण करके सामाजिक न्याय की दिशा में सरकार आवश्यक कदम उठाए। इन सारे कानूनों को पूरा करके सरकार आवश्यक कदम उठाए। राज्य में सभी नागरिकों को काम करने का अधिकार प्राप्त हो। वृद्धावस्था, बीमारी, अशुभ प्रसंग आदि में सरकारी सहायता प्राप्त हो, इसके लिए सरकार विशेष प्रावधान करेगी। आप भी देखते हैं कि आज 60 ईयर्स से अबव पर्सनस को, जिन्हें कि सीनियर सिटीजन कहा जाता है, उन्हें सरकार पेंशन देती है ताकि उन्हें काम नहीं करना पड़े, या अगर उनका जो भी ऊपर की दवाइयों का खर्चा है या अगर उनकी जो ज़रूरतमंद का खर्चा है, अगर परिवार वहन नहीं कर पाता है या अगर परिवार वहन करता भी है तो सरकार अपनी तरफ से उसमें कुछ सहयोग प्रदान करती है। बीमारी के लिए आज अस्पतालों में फ्री में इलाज होता है, तो ये सब सरकार अपने विशेष प्रावधान करती है। राजकीय तथा विदेश नीति या विषयक संबंधी सिद्धांत है।
ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए राज्य आवश्यक कदम उठाएगी। हमने राज्यों को जिला में यानी कि अनेक जिलों के अंदर विभाजित किया था, लेकिन जिलों के बाद में भी तहसील लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और ग्रामीण लेवल पे अलग अलग पंचायतें बनाई जाती हैं और ये स्वराज्य की एक इकाई के रूप में कार्य करती है। इसीलिए इन्हें आवश्यक सत्ता तथा अधिकार और आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि यह ही किसी देश की नींव को मजबूत कर सकती है। क्योंकि हमारा देश गाँव का देश है। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि भारत एक गाँव का देश है, तो जब तक यहाँ के ग्रामोत्थान नहीं होंगे, ग्रामीणों में उनका उत्थान नहीं होगा, तब तक हमारा देश मजबूत नहीं बन सकता है। राज्य सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग तथा स्वतंत्र रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए, क्योंकि हमने सरकार के 3 अंग आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, भाग में पढ़ेंगे कि सरकार के 3 अंग होते हैं। राज्यपालिका, विधायिका जिससे कि कानून निर्माण करने का काम दिया जाता है, कार्यपालिका जो कि उन सारे कानूनों को हमारे ऊपर लागू करवाती है, एवं न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम होता है कि अगर कोई व्यक्ति अगर इन कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसे सज़ा दे करके उसे सही रास्ते पर लाया जाए। तो न्यायपालिका को, क्योंकि अगर वह कार्यपालिका या विधायिका के दबाव में आकर के किसी भी कार्य को ना करें, इसके लिए उन्हें स्वतंत्र रखा गया है कि एक न्यायाधीश निष्पक्ष, निडर तथा निर्भीक रूप से लोगों को न्याय प्राप्त करा सकें। अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा तथा उन्नति के लिए विश्व के देशों के बीच न्यायपूर्ण तथा गौरवपूर्ण संबंधों के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों तथा संधियों के प्रति आदर में वृद्धि तथा अंतर्राष्ट्रीय मतभेदों, प्रश्नों का शांतिमय रीति से निराकरण लाने का राज्य प्रयत्न करेंगे और उसे प्रोत्साहन देंगे। आज भी हम देखते हैं कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद होता है या अभी भारत और चाइना के बीच में विवाद होता है, अभी चल रहा है, तो भारत ने कभी भी आगे होकर के युद्ध की नीति नहीं अपनाई है। वह अभी भी यही चाहता है कि शांतिपूर्ण तरीके से समझौता हो जाए। शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक नीति संबंधी सिद्धांत, तो इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि 14 वर्ष की उम्र के सभी बालकों को संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए राज्य प्रयत्न करेंगे, जो अब 2009 से मूलभूत अधिकार बन गया है। पहले जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तब हमारे संविधान के अंदर इस चीज़ का प्रावधान किया गया था कि 10 वर्ष के अंदर अंदर हम क्योंकि इस देश का विकास कब होगा, जब हमारी आने वाली जो जनरेशन होगी वह शिक्षित होगी और उसे समझ होगी। तो इसके लिए 2009 से ही एक ऐसा मूलभूत अधिकार हमारे को प्रदान किया गया है जिसके की तहत 14 वर्ष से यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बालक बालिकाएं हैं उनको सरकार निःशुल्क एवं कंपल्सरी अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किए गए सभी कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व वाले स्मारकों, स्थलों, कलाकृतियों, इमारतों के मूल रूप में परिवर्तन, लूटपाट, नुकसान, विकृति, स्थानांतरण तथा उनके नुकसान को रोकना तथा उनकी सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा। आज आप देखते हैं कि कई सारे ऐतिहासिक स्मारक हैं, क्या आप वहाँ पर जाकर के अगर कोई भी व्यक्ति तोड़फोड़ करता है, वहाँ पर नुकसान करता है, आज ये जो ऐसे स्टैचू ऑफ यूनिटी है, आप वहाँ पर जाते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि आपको एक तो वहाँ पर सफाई का ध्यान रखना होता है। क्यों रखना होता है? क्योंकि वो हमारे ऐतिहासिक स्मारक हैं। ठीक है। स्वास्थ्य विषयक संबंधित सिद्धांत, तो लोगों के स्वास्थ्य तथा पोषण के स्तर में सुधार हो, इसके लिए राज्य प्रयत्न करें। तो इसके लिए आज हर एक वैसे जहाँ पर भी राजकीय चिकित्सालय हैं, जिससे कि हम सिविल हॉस्पिटल कहते हैं, वहाँ पे आपके फ्री में टेस्ट होते हैं, फ्री में दवाई दी जाती है। यह सारा स्टेट गवर्नमेंट के प्रयासों के द्वारा ही हो रहे हैं। तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा सेवाओं में वृद्धि के लिए आवश्यक कदम उठाना यह राज्य का एक मौलिक कर्तव्य है, जो आज वह पूरा भी कर रहा है। ठीक है। चलो, सेकंड है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों जैसे कि शराब है, मादक द्रव्यों आदि पर राज्य प्रतिबंध लगाए। ऐसे मादक पदार्थों जिनका कि हमारे राज्य में रहने वाले नागरिकों के ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर, उनके स्वास्थ्य के ऊपर गलत प्रभाव पड़ सकता है। औषधि उपयोग के अलावा मादक पेय पदार्थ, ड्रग्स तथा अन्य नशीले पदार्थों पर राज्य प्रतिबंध लगाएगा। आज कहते हैं कि अल्कोहल पर हमारे गुजरात में प्रतिबंध है।
क्यों? क्योंकि उससे एक नशा होता है। लेकिन अभी सैनिटाइज़र के रूप में हम राज्य ने खुद ही परमिशन दे करके रखी है। ये सैनिटाइज़र के रूप में परमिशन क्यों दी? क्योंकि सैनिटाइज़र एक वैसे हमारे हाथों को साफ करने के लिए काम में आता है। ये एक औषधीय का यानी कि गुण है इसका, ठीक है। देश में पर्याप्त पर्यावरण प्रदूषण कम कर उसकी सुरक्षा तथा उसमें सुधार हो, इसके लिए राज्य प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं हो। देश में आए हुए जंगलों तथा वनस्पतियों की रक्षा के लिए राज्य विशेष व्यवस्था करेंगे। तो आपको पता है कि कहीं कहीं पे वैसे जो कि वन सेंचुरीज बना करके रखी है, हमारे जितने भी वन विभाग हैं उन्होंने रिजर्व वन घोषित करके रखे हैं ताकि हमारे देश के अंदर वनों की रक्षा हो। कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल पर स्वास्थ्यप्रद वातावरण प्राप्त हो, निवृत्ति के लिए के समय सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के पर्याप्त अवसर प्राप्त हो, इसके लिए राज्य प्रयत्न करेंगे। जहाँ भी अगर एक कोई कर्मचारी राज्य कर्मचारी कार्य करता है तो वहाँ पर उससे स्वास्थ्यप्रद वातावरण प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। इस तरह राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों का उद्देश्य ऐसी समाज व्यवस्था तथा राज्य व्यवस्था स्थापित करना है जिसमें जितना संभव हो सके उतना सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। इसलिए हमने सत्ता को विकेंद्रीकृत करके केंद्र सरकार से लेकर के ग्राम पंचायत तक सभी को अधिकार प्रदान किए हैं, जिनके के तहत हर कोई अपने स्तर पर इन अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनता की भलाई कर सके। धर्म तथा जाति के भेदभाव के बिना समाज रचना समतामूलक, शोषण मुक्त तथा कल्याणकारी समाज व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था की स्थापना इन सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है। इस तरह देश में सामाजिक लोकतंत्र तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। हमने राजनीतिक लोकतंत्र के बारे में तो पढ़ा है कि उसमें हर एक व्यक्ति कानून की नज़रों में समान होता है, जनता का शासन है, जनता के लिए है, जनता के द्वारा किया जाएगा, तो वो क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र है। लेकिन सामाजिक लोकतंत्र मतलब कि सभी को समान रूप से मानते हुए, किसी के साथ छुआछूत का भेदभाव न करते हुए सभी को साथ में लेकर के चलना। आर्थिक लोकतंत्र सभी को जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक धन प्राप्त हो, आवश्यक मजदूरी प्राप्त हो, उसकी व्यवस्था करना। तो सामाजिक सुरक्षा के द्वारा समाज के कमज़ोर वर्गों के विकास के लिए राज्य विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेगा, ऐसी अपेक्षा की गई है कि राज्य के द्वारा राज्य से हम आशा रख सकते हैं कि हमारे देश के जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको ऊपर उठाने के लिए सरकार कुछ व्यवस्था करेगी। लोकतंत्र का राजनीतिक क्षेत्र के अलावा सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र तक विस्तार हो, शोषण मुक्त एवं अन्याय मुक्त ऐसी समतामूलक न्यायी समाज व्यवस्था का स्वप्न साकार करने की जवाबदारी राज्य सरकार को सौंपी गई है, ठीक है। मूलभूत अधिकार राज्य की सत्ता को सीमित करता है। जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं वो तो एक देश की या राज्य की सत्ता को सीमित करते हैं, क्योंकि उन्हें वो सारे अधिकार एक नागरिक को प्राप्त करने होते हैं, जबकि राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत राज्य की सत्ता का विस्तार करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके तहत राज्य सरकार अपने खुद के डिसीजन ले सकती है, निर्णय ले सकती है कि उससे अगर वहाँ किन क्षेत्रों के अंदर पहले किसी चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, तो पहले वह वहाँ पे पूरी करेगी। मूलभूत अधिकार राजकीय लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि मार्गदर्शक सिद्धांत का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इसमें कोई विरोध नहीं है और बल्कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। तो इस तरह से हमारे जो मूलभूत अधिकार हैं और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चलिए, यानी कि थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, कि आपकी मदद से और आपके सहयोग से कि आपने ध्यान दिया चैप्टर के ऊपर, हमारा ये लेसन कंप्लीट हुआ। आगे हम एक नया लेसन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।